धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम देश ही नहीं, दुनिया ही नहीं, गाजा से जुड़ी, वैसे आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि भैया गाजा क्या दुनिया से अलग है? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा में जो जंग चल रही है वो मुसलसल 6 महीने से लगातार चलती चली जा रही है। यूएनएससी के प्रस्ताव पास होने के बाद भी वहां पर इजराइल की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इजराइल लेबनान और सीरिया में जा जाकर भी लोगों को मार रहा है। इन सब चीजों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले आपके चैनल को लेकर बात कर लेते हैं। आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। बताइए, विज्ञापन नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, तो फिर चलेगा कैसे सब कुछ? सबसे पहली बात तो यह है कि 70% लोगों ने भी एक सर्वे के हिसाब से कहा है कि जरूरत से ज्यादा है, और उन्होंने खुद माना है, विज्ञापन वालों ने, कि इस होड़ में 50% ऐसे हैं जो बेकार के हैं, दोबारा आते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाइए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाइए, वो वापस आते हैं। अनकॉल्ड जो फोन आते हैं, आपको कार खरीदना है नहीं तो बेचना है नहीं तो किसी अपने भाई बंधुओं का हम बताइए जो खरीद बिक्री में करते हैं, इतनी परेशान कर रखी है जिंदगी का, लगता है कि 20% उसी में जा रहा है। ना कोई या पेज पढ़ सकते हैं, ना न्यूज देख सकते हैं, ना फिल्म देख सकते हैं। यह मजाक बन गया है। जहां तक इनकी बात है, यदि समाजवाद हो तो बाजार का ही प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। यह प्रचार तंत्र सोचेंगे तो एक तरफ से लाइफ बोरिंग भी होगा, दूसरी तरफ से कितना समय आपका बचेगा, और जो दिमाग का इन्होंने दही बना रखा है उससे मुक्ति मिलेगी। जी, क्या कहीं कोई ऐसी समाजवाद की मिसाल आपको पूरी दुनिया में मिलती है सर? यूएसएसआर में 1937-38 में मास्को अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, उस दिन पर्टिकुलर डेट मुझे नहीं याद है, एक बंदे को नौकरी देने के बाद से उस एक्सचेंज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां कोई बेरोजगारी बची नहीं थी, प्रचार का कोई मसला ही नहीं था। यह उदाहरण है। हालांकि अंदर से खुर्शीद जैसे गद्दार लोगों के आने के बाद से धीमे धीमे उसका पतन हुआ, और गोरबचोव के आते वक्त में तो बिखर ही गया, बात अलग है। लेकिन हम फिर से भारत में उसकी कल्पना ही नहीं। यह तो एक जरूरी है पूरे देश को और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। जी, अब बताइए, कॉलिंग पे अगर मोदी और योगी बोल रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? लोगों को हर जगह अपने प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ मुख्यमंत्री का भी आता है, फोन किसी को करें तो आता है कि मैं आपका ये बोल रहा हूं। भैया, डेटा तो तुम हमारा खा रहे हो और समय भी खा रहे हो। मेरा इमरजेंसी है, कुछ बात करना चाहता हूं, समय नहीं है, लेकिन मुझे 15 सेकंड आपकी बात जबरदस्ती सुननी पड़ेगी, दोबारा तेवारा पचबारा। मजाक बना दिया आपने। हमारा निजीगत मामला कुछ है कि नहीं, निजीगत जीवन है कि नहीं? जी, चलिए खैर, अब खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं जो आई है अमित शाह के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर से सेना हटा सकते हैं और पूरी तरह पुलिस के हवाले किया जा सकता है कश्मीर को। क्या ये जुमलेबाजी है? देखिए, 1958 में यह आया था, नेहरू के समय की, उस समय की ही बात है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जहां सेना को यह अधिकार दिया गया था कि किसी को भी बिना वारंट के, बिना वार्निंग के उनको सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, संदेह होने पर गोली भी चला सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में आसाम में आया, फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, चंडीगढ़ में भी हुआ था, और 1997 में हटाया गया, JNK में 1990 में आया। और कहने के लिए ये सरकार कहती है कि इंपीरियल लॉ एंड ऑर्डर को हटा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लॉ एंड ऑर्डर को केवल उसका नाम बदल के उन्होंने नया नाम देने का, इनको बहुत बड़ा शौक है। जी। संस्कृति का नाम कर दें, कुछ हिंदी का नाम कर दें, बड़ा शौक है। और जहां तक इसको हटा के बात है, हो सकता है सेना को हटाए, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस तो रहेंगी, उनको भी वही अधिकार रहेगा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत में है। और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था। उस समय जितने फेक एनकाउंटर हुए थे उसमें कांग्रेसी कांड हुए थे, हमारे समय में फेक एनकाउंटर घट गए हैं। ये डेटा हाल फिलहाल में क्या है नहीं है वो कहना मुश्किल है। तो यह एक जुमला ही का दूसरा नया नाम है और कुछ नहीं है। जी, क्या दुनिया में कोई और ऐसी जगह आपको मिलती है जहां पे रिहायशी इलाके में आर्मी बैठी हो? अभी कहें तो पूरे इजराइल में जिसने ऑक्युपाई कर रखा है फिलिस्तीन लैंड को, वहां पे तो बैठी हुआ तो नजर आता है। पोलिश आर्म्ड यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस रिहायशी इलाके में जाती है बचने के लिए रशियन आर्म्ड फोर्सेस
के जो अटैक करते हैं उसके कारण, हालांकि उसके कारण वहां उनकी भी बर्बादी हुई है। और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यह टैक्टिक्स के रूप में आया है विदेशी आक्रमण से, विदेशी सैनिकों से बचने के लिए कि हम वैसे घरों में चले जाएं जो सिविलियंस हैं। हाल फिलहाल में करें तो वही होते हैं जहां फांसीवाद का चरित्र शुरू होता है और वह वहां पे घुस के और वहां के लोगों को मारना शुरू करते हैं, अपने ही लोगों को मारना शुरू करते हैं। इसके उदाहरण कम है लेकिन हैं। जी चलिए, उदाहरण का आपने जिक्र किया तो दो वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं, हालांकि डरता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। राजधानी दिल्ली में कल हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार की कोहनी तोड़ डाली पुलिस वालों ने, इंडिया टुडे के पत्रकार का गला घोंट डाला विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के, और दूसरे जो सोनम वांगचुक मोदी भक्त बना हुआ था 20-22 दिन धरना प्रदर्शन करने, अनशन करने के बाद खुद ही उठकर चला गया। कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? देखिए, यह तो मजाक है। भाजपा का प्रचार तंत्र ही नहीं बल्कि हर जगह, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, आरएसएस के लोग घुसे पड़े हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिहार में कुछ बाढ़ आया था, कुछ मदद की बात है, प्रशासन करती है, लेकिन वो प्रशासन नहीं करती, वह आरएसएस का एक दो बंदा पहुंचेगा, कहता है कि यह हमारे तरफ से, वह कर रहा है। यानी वह सरकारी तंत्र का मिसयूज तो खैर कांग्रेसी भी करती थी, आम आदमी पार्टी भी करने की कोशिश करता है प्रचार तंत्र में, लेकिन यह तो खुलेआम हो गया है। आरएसएस वाले एक दो जगह मिले भी थे, कहते हैं कि पुलिस प्रशासन सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाती है, इसलिए हम करेंगे। थोड़ा सा और बहक रहा हूं, जब हम लोग लड़ रहे थे अपने वन रैंक वन पेंशन के लिए, तो उन्होंने ग्रुप बनाया और बड़ी भद्दी भद्दी गालियां भी दी किसी कर्नल वगैरह को। तो मैंने कहा तुम यह कैसे देशभक्तों कहते हो कि आर्मी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्मी के लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। अब इससे घिनौना बात कुछ और नहीं हो सकता है। और जहां तक हाँ, आम आदमी पार्टी की बात है, जो दिल्ली में बात हो रही है, तो खुलेआम नजर आ रहे, जो मैंने बातें कही उसके बैकड्रॉप में देखें, उसके बैकग्राउंड में देखें। इनकी कोशिश है कि केजरीवाल को अंदर करके हम दिखाएंगे दुनिया को कि केजरीवाल कैसे भ्रष्ट है, कांग्रेस कैसे भ्रष्ट था। लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है कि जो सहानुभूति है जनता का, वह आम आदमी पार्टी कांग्रेस यानी INDI की तरफ जा रहा है, वह भाजपा के खिलाफ हो रहा है। और यदि जब वोट काउंट किए जाए, ईवीएम हो या जैसे भी हो, वहां पे यदि केवल 10% वोट ही भाजपा को चले जाए, जो उसको ना दिया गया था, इसके बावजूद भाजपा का सफाया है। लेकिन कहां तक वोट यहां का वहां किया जाएगा, जीतने के बाद भी कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हारा डिक्लेयर किया जाएगा और भाजपा के हारे हुए उम्मीदवार को जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, तब तो मुश्किल है, जिसकी संभावना काफी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हो तो यही रहा है, जमीन पे तो यही दिख रहा है, और शायद इसलिए बेचैनी है कि नीतीश को भी साथ ला रहे हैं, जयंत को भी साथ ला रहे हैं, हर हथकंडा अपना रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, पूरा एक माहौल डर का बनाने की कोशिश की जा रही है। एस जयशंकर ने एक बयान दिया है, फिलीपींस के दौरे पे पहुंचे, उन्होंने कहा फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ का मीडिया कह रहा है कि लाल लाल आंखें दिखा दी हैं जयशंकर ने चाइना को। लाल लाल आंखें दिखाने की बात है तो बॉर्डर पे दिखाएं। वैसे एक बात तो है कि हमारे जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेशों में काफी यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले वाले विदेश मंत्री नहीं जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री वो काम करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि इनको भी मौका दिया जा रहा है। जहां तक संप्रभुता की बात है, फिलीपींस से क्यों, पूरी दुनिया के हर देश की हम इज्जत करते हैं, करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। हाँ, यह उस समय कहा जा रहा है जबकि फिलीपींस के जहाज के ऊपर चीनी जहाज उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो अपने फॉरवर्ड पोस्ट में नहीं जाने दे रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं से उसको भय और आतंकित कर रहे हैं। उसमें यह महत्वपूर्ण इस रूप में आता है कि वह अमेरिकी के उस बड़े जाल का हिस्सा बन के उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि चीन के अगेंस्ट में, चीन के आसपास के देशों में, चाहे भूटान को भी ले रहे हैं, फिलीपींस तो खैर बड़ा देश है और उसका महत्व है, चूंकि सामरिक रूप से वह समुद्र के उस हिस्से में है जो चीन से मिला हुआ है और साउथ चाइनीज सी से जुटा हुआ है, इसके लिए वह महत्वपूर्ण है। और भारत भी कोशिश करा अपने तरफ से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ, कि चीन के ऊपर दबाव डाले। उधर से साउथ कोरिया और जापान तो खैर है ही है। जी मैं इस सवाल को उल्टा करके आपसे समझना चाहता हूं, क्या वहां पर जाकर इसलिए इतना खुलकर बोला जा रहा है क्योंकि फिलीपींस के पीछे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर 1 वह है। दूसरे जो बात है कि फिलीपींस के साथ भी हमारा कुछ ना कुछ
वॉर इंडस्ट्रीज का जो कुछ जहाज बनते हैं, कुछ पार्ट्स पुर्जे होते हैं, हम बेचते हैं। ठीक है। उसको भी लेकर ये गए हुए, केवल ये इसको अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए और एकजुटता के लिए नहीं गए। जी ठीक है। पाकिस्तान में 2 आतंकी हमले हुए हैं। एक हुआ है बलूचिस्तान में, जो वहां के नेवल बेस पे बताया जा रहा है, हालांकि उसको विफल कर दिया गया। जो आतंकी थे चारों को ढेर कर दिया गया। लेकिन चाइना के 5 जो इंजीनियर हैं, उस समय 6 लोगों को उन्हीं की गाड़ी से टक्कर मारकर उड़ा दिया गया दूसरी जगह पर। ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? ये पहले तो ग्वादर में किया था, उसमें कुछ सफल भी हुए थे। जहां तक तुर्बत या जो नेवी की बात है, उसको तो खैर उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, नहीं होने दिया। और इस समय बाशाम करके जगह है, यानी खैबर पख्तूनिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं, 6 मारे गए हैं और 6 में 5 चीनी इंजीनियर हैं, जिसमें एक महिला भी है। यानी इनके आक्रमण का देखिए तो एक तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री पे है, लेकिन चीन के अगेंस्ट भी बड़ी जबरदस्त लाइन लगा रहे हैं। इससे कुछ यह स्पष्टता आती है कि इनका लक्ष्य क्या है, यह कहां की तरफ आक्रमण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चीन के अगेंस्ट में। क्या इसके पीछे अमेरिकी भी हाथ है, यह देखने वाली बात होगी, आगे आने वाले समय में होगी। लेकिन जहां तक पूरे पाकिस्तान की बात है, वह नजर आ रहा है कि इमरान खान के बाद से अब पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। वह क्योटिक सिचुएशन हो रहा है। जो भी वहां पे एक माहौल थोड़ा खुला बना हुआ था, वह खत्म हो रहा है। यह बड़ा दुखदाई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमेशा दलील भी यही दी जाती है कि भाई जो है ये ISIS जितने भी तमाम संगठन बनाए अमेरिका ने, ये आखिर अमेरिका और उन देशों में जाके हमले क्यों नहीं करते हैं? हमेशा मुस्लिम देशों में ही हमले क्यों करते हैं? तो यहाँ चाइना वालों को मार रहे हैं क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की अच्छी खासी दोस्ती है। और कभी ईरान से झगड़ा हो जाता है और अफगानिस्तान से झगड़ा हो जाता है पाकिस्तान का, तो चाइना उसमें मध्यस्थता कराकर मामले को सुलटा देता है। खैर, अब रुक करते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका का बाल्टीमोर एक जगह है, एक इलाका है, वहां पर एक शिप एक पुल से टकरा गया, पुल टूट गया और उसके बाद बताया जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान वहां पे हुआ है। जी हाँ, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना हुआ है। सिंगापुर फ्लैग सिंगापुर का ही हो, और इसके जितने क्रू थे वो भारतीय थे, यानी कैप्टन से लेके नीचे तक भारतीय थे। और ये जा रहे थे, कहते हैं कि टोटल ब्लैकआउट हो गया, यानी उसके खुद कैप्टन ने कहा है कि पार्शियल इंजन फेलियर हुआ, और जिसके कारण जहाज पे कंट्रोल खत्म हो गया। यहां तक कि स्टीयरिंग जो होता है जहाज को बाएं दाएं घुमाने का जो है, वह भी मतलब इनके हाथ से बाहर हो गया। और जो सेंटर से जाते हैं, क्लियरेंस जो मिलता है, 2 लोकल कैप्टन भी आए थे। जब ये खास संकरा जगह में आते हैं, जब डॉकिंग के लिए जाते हैं, तो वहां के लोकल कैप्टन आते हैं ताकि धक्का धुक्का ना लगे वो। और जो इंडियन कैप्टन था वो, इन्होंने उतने समय में जो भी इनको समय मिला, इन्होंने मेडे कॉल भी दिया, और साथ साथ यह भी कहा कि जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया है। और उस मेडे को सुनकर वहां का लोकल बाल्टीमोर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने इस जहाज पे दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया, जिसके कारण और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो कुछ कर्मचारी थे वहां पे जो काम कर रहे थे, टूट फूट रोड रिपेयर करते हैं, वो 6 जो पूरा पुल गिरा, ये जो सेंटर से जाना था जहाज को, इसमें से सेंटर से ना जाके मोस्ट प्रोबेबली अपने दाहिने तरफ वियर्ड ऑफ हो गया, मतलब उस तरफ चल पड़ा और वहां से टकरा गया। ना ये लोग स्पीड को कंट्रोल कर सके, ना डायरेक्शन कंट्रोल कर सके। और उसके बाद से सारा का सारा पुल जो 1977 का बना हुआ था, फिर भी काफी मजबूत था, वह गिर गया। और 6 लोगों की, जहां तक अमेरिकन कोस्ट गार्ड की बात है, उन्होंने कहा कि अब इस -1 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसे ठंड में उनको ढूंढना भी मुश्किल है। उनको मारा ही, मतलब वो मर चुके हैं तकरीबन। अब तो कल रात की बात है, अब तो बहुत टाइम निकल गया किसी को बचाने। यानी जो लोग पुल पे काम कर रहे थे उनकी लोगों की मौतें हुई हैं 6 की, लेकिन जो लोग शिप पे मौजूद थे पूरा स्टाफ सब सुरक्षित है। वो सारे के सारे सुरक्षित है, वो सब बच गए हैं। जहाज में डैमेज हुआ है, लेकिन वो जहाज चूंकि कार्गो था, बड़ा था, 300 मीटर से अधिक का लंबा था, वो जहाज पूरी तरह बच चुका है। और जहां तक वैसे होता है कि इस घटना में कैप्टन को और उसके क्रू को, स्पेशली कैप्टन और उसका जो चीफ ऑफिसर या फर्स्ट ऑफिसर होता है, उसको पनिश किया था, जेल डालता है। यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से जो भी इमरजेंसी की कार्रवाई हो सकती है की है। जी चलिए, अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है मैनहट्टन से। अब मैनहट्टन की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप की कहानी खत्म नहीं हो रही, ना होगी, काफी भारी भारी किताब भी लिखे जाएंगे। कहते हैं गैग ऑर्डर दिया है। गैग ऑर्डर मतलब तुम बोलना बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप बोलने में जहां भी होता है, हालांकि पार्शियल गैग ऑर्डर है, मतलब कुछ लिमिटेड है। इन्होंने ये कह दिया है कि जिस कोर्ट में मैनहट्टन में केस चल रहा था, उनके जज जो है उनको कोई अकल नहीं है, वो बीमार है, उनको अपनी इलाज करवानी चाहिए। नंबर टू उन्होंने कह दिया कि उनकी बेटी जो है वह सीनियर मैनेजर हैं डेमोक्रेट्स के किसी पार्टी वगैरह में, उनके कंट्रोल्ड किसी कंपनी में, इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। इनको अपने आप से हट जाना चाहिए उससे करके। और इसके पहले भी 2 बार इनको 2 कोर्ट से, एक न्यूयॉर्क है, उसके पहले भी है, इनको ये पार्शियल गैग ऑर्डर इनको मिला हुआ कि तुम बोलना बंद करो, बहुत बकवास कर रहे हो। मुझे आश्चर्य लगता है कि भारत का कोर्ट होता तो इनको जेल में डाल देता कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये बोलने से उनके जो समर्थक हैं उनको और कहेंगे कि वाह क्या बहादुर आदमी हमारी। और दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में ही हो रहा है, जितना बकवास करो उतना ही जनता आपके पीछे आ रही है। जी, क्योंकि लोगों को अंधभक्ति सवार है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है जूलियन असांजे से जुड़ी हुई। इनके प्रत्यर्पण को लेकर क्या मामला चल रहा है सर ब्रिटेन में? कुछ लोगों ने यहाँ निकाला, कह दिया कि जूलियन असांजे छूट गए, ऐसा नहीं है। इनके वकील ने दलील दी, जो लंदन हाई कोर्ट में चल रहा है, कि यदि अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किए जाएंगे, प्रत्यार्पण आपने कहा ना जी, तो किए जाएंगे, तो उसके बाद से इनको फांसी की भी सजा हो सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, फिर से उनकी बात आ गई, 2010 में उसके बाद जो केस चला था, तो उन्होंने कहा था कि इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह तो गलत बात है, फांसी की सजा के लायक नहीं है। इनको मांगा जाए यूएसए से, और समय दिया है अप्रैल में 15-20 तक कि आप बताइए कि आप इनको फांसी की सजा तो नहीं देंगे ना, जब तक ये ना कहेंगे इनको ना किया दिया जाएगा। तो अब इस पर निर्भर करता है, हो सकता है अमेरिका लिख दे कि नहीं, फांसी की सजा नहीं देंगे। और बेसिकली इन पे एस्पियोनेज का, यानी यहाँ के गुप्त जो भी कागजात है उसके खुलासा करने का, पब्लिक में ले जाने का इन पे आरोप है। दूसरा आरोप ट्रीजन की जहां तक बात है, यानी इन्होंने देशद्रोह किया है, तो वह आरोप इन पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के थोड़ी हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये तो बकवास वाली बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है। जहां तक हाई कोर्ट की बात है, उसके ऊपर सारा, जहां तक यूके की बात है, अमेरिका की बात है, किस तरह से उस पर दबाव डल रहा होगा, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। जी, बता रहे हैं कि ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर जापान ने कोई फाइटर जेट तैयार किया है। अब उसको वो किसी और देश को बेचना चाहता है, तो इसमें खबर बनाने की जरूरत क्या है? खबर यह है कि वहां पर एक सो कॉल्ड एक कानून बनता है, संविधान में है, कानून है नहीं, संविधान में है जापान के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब अमेरिका का दिन में है, कि वो लोग अब किसी भी तरह के युद्ध में शामिल नहीं होंगे। नंबर 2, यदि अंतर्राष्ट्रीय कुछ मसला उठता है, विवाद उठता है, तो उसको फोर्स के द्वारा उसको नहीं सलटाएंगे, बल्कि बातचीत करके करेंगे। और इसलिए वह युद्ध से बनाने वाली सामग्री से दूर रहेंगे। लेकिन अब जापान के पूंजीपतियों को लग रहा है कि भाई, अब हमें नॉर्मल जो प्रोडक्ट हम बना के बेचते थे, मारुति उद्योग लिमिटेड उन्हीं का अधीन में आ गया था हमारे देश में, तो केवल उसी से मुनाफा काफी नहीं हो रहा है, बल्कि जरूरी है कि हम वॉर इंडस्ट्रीज के मशीनरी बनाए। और इटली और इसकी जिसकी आपने बात की, ब्रिटेन, जी, यूके से, और इतना भारी, इन दोनों कंपनियों ने कहा कि भैया ये फाइटर प्लेन, मैं आपको रोकूं कि इंसानों के राहत के लिए सामान मत बनाओ, इंसान को मारने का सामान बनाओ और उससे धंधा करो। इसलिए वहां भी विरोध हुआ, पूरी दुनिया में विरोध हुआ है कि आप एक तरफ करें कि भाई युद्ध से हम अलग रहेंगे, और युद्ध में एक दूसरे को मारने की बात की सामान बना के मुनाफा कर रहे हैं। तो जापान ने कहा नहीं कि हम उस संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम केवल मुनाफे के लिए कर रहे हैं। देखिए, यही है। तो क्या इसीलिए जापान ने ये कह दिया कि हमने नहीं बनाया है, ब्रिटेन और इटली ने बनाया, हम तो सिर्फ बेचने वाले हैं? नहीं, इनका भी हाथ है, इनके यहाँ भी बन रहा है, केवल ये उनसे खरीद कर नहीं बेच रहे हैं, इनका भी कोलैबोरेशन इसमें। और यह खुलेआम उस संविधान को एक खत्म कर रहे हैं। और आज 21वीं शताब्दी में वॉर इंडस्ट्री जैसा बड़ा मुनाफाखोरी का और कोई क्षेत्र नहीं है। जी, क्या इसके जरिए उत्तर कोरिया को भी तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही होगी ना सर? इसीलिए चीन ने विरोध किया। उत्तर कोरिया बाइंलाज पे चुपचाप रहता है, कहता है ठीक है बनाओ, हमारे पास तुम्हारा तोड़ है, वो कर रहे हैं। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है यूरोपीय यूनियन की जो मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ब्रसेल्स में किसान सड़क पर उतर आए हैं और पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त
जो है संघर्ष हुआ है। 250 से 300 ट्रैक्टर लेके उन्होंने वहां का जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है या हब सेंटर है ब्रसेल्स में, उसको उन्होंने घेराबंदी कर दी, आना जाना बंद कर दिया। बहुत सारा गोबर, मलबा और पुआल के वो सब लाके वहां बिखेर दिए। और इसे कारण कहते हैं कि इस बीच में जब पुलिस ने कोशिश की इनको रोकने की, तो उन्होंने एक दो कॉकटेल बॉम्ब बड़ा नहीं होता, छोटा सा पेट्रोल लेके, जिसके कारण एक दो पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और लाठी चार्ज तो पुराने जमाने का होती, बैटन होता है, वो जो बेंत होता है उससे इनकी पिटाई की, और बड़ा भारी चोट लगता है, दाग होता है, पूरा लग जाता है, और काफी हंगामा हो गया है। और इनकी मांग वही है कि जो तुमने कानून बनाया कि इन्वायरमेंट को हम ना बर्बाद करें और उसके लिए करें। देखिए किस तरह से इन्होंने इसको तोड़ रखा है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनके तरफ से जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं किसान पुआल जला देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। दूसरी तरफ इसके आधार पे इन्होंने यूक्रेन से अनाज लाना शुरू कर दिया, इनको रोक रहे हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन के एक कानून बनाया है, CAP कहते हैं, यूरोपियन यूनियन कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाया है। यानी जो धनी किसान है उनका तो सामान आसानी से आएगा, और ये बेचारे छोटे गरीब किसान हैं, ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए भाग दौड़ रहे, इतना लाल फीताशाही है, इनकी कोई सुनता ही नहीं। वही हालत है जो भारत में है, पाकिस्तान में है। तो बिल्कुल आप इनकी सही। मांग जी जायज है। और पूरे यूरोपियन यूनियन में हंगामा हो रहा है। ब्रसेल्स तो एक छोटा सा उदाहरण है, चूंकि उनका पार्लियामेंट है पूरे यूरोपियन यूनियन का, पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में ये चीजें हो रही है और उनका हमारा समर्थन है। जी देखना दिलचस्प होगा कि वहां के किसानों को किस तरह की कामयाबी मिलती है, क्योंकि वहां जो कामयाबी मिलती है उसका असर भारत की धरती पर भी देखने को जरूर मिलेगा। अब रुख करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। अगर यूएनएससी प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया या लागू करने में कोई अड़चन डाली गई तो कोलंबिया इजराइल से संबंध तोड़ लेगा। इजराइल और कोलंबिया का पुराना रिश्ता बड़ा बढ़िया रहा है, जिसमें इजराइल इनको आर्म्स अम्युनिशंस बनाने की सब टेक्नोलॉजी देता है, बनाते हैं और बेचते हैं, यानी धंधा का था। लेकिन अभी वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो वामपंथी हैं, पेट्रो नाम है उनका, और वह शुरू से ही फिलिस्तीनियों के स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हैं या उसको पूर्ण समर्थन करते हैं। और यहां पे आके उन्हें मौका मिला, और सही मौका मिला, कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने जो जंगबंदी का ऐलान किया है, वहां मानवीय सहायता भेजने की बात की है, उनको पूरी तरह माने। नहीं मानते हैं तो हम इजराइल से अपना संबंध तोड़ देंगे। वो सब सारा पुराना रिश्ता तो खत्म ही होगा, हम भी तोड़ देंगे। जिसपे इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यह तो बड़ा डिसग्रेसफुल एक्ट है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो ट्रंप ने कल या परसों कहा था कि इजराइल के समर्थन में अमेरिकी जनता भी अब पीछे हट रही है, और यह पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इजराइल तो इजराइल है। वो तो यूएनएससी का प्रस्ताव पास होने के बाद भी राफा पर हमला कर रहा है, और उसने तेज हमले शुरू कर दिए कल राफा पर कुछ इलाके में। इसके अलावा खबर आई कि लेबनान में 7 लोगों को मार दिया। इसके अलावा खबर आई कि ईस्ट सीरिया में 17 लोगों को मार दिया। तो वो तो जंग को फैला रहा है, रोक कहाँ रहा है, जंगबंदी कहाँ कर रहा है? वह जंग को पूरा फैला रहा है। और यहां यह भी कहा गया है कि केवल जंग ही नहीं फैला रहा है, नरसंहार भी कर रहा है। ICJ से जो ऑर्डर थे उस सबको तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यह बताना जरूरी है कि कल ही हमास से, यानी जो सीज्ड गाजा लैंड है, वहां से उन्होंने 20-22 रॉकेट मारे हैं इजराइल के क्षेत्रों में। वही हिजबुल्लाह ने भी वहां से 50-60 रॉकेट मारे हैं। उन्होंने उसके 1-2 टैंक को भी बर्बाद किया है, 10-12 इजरायली सैनिकों को भी मारा है। यानी जहां तक फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फोर्सेस है, वह भी काफी तेजी से अपना उन्होंने युद्ध बढ़ाया है। केवल इजराइल ही नहीं, इजराइल की जीत नहीं हो रही है। जी कौन है वो यूएन की विशेष दूत जिन्होंने जनसंहार की बात उठाई है और जिनको पूरा इजरायली मीडिया यहूदी विरोधी बताने पर तुला हुआ है? जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विशेष राजदूत तो कहते हैं फ्रांसिका अल्बनीज। ये गाजा संहार के नरसंहार के खिलाफ पहले से भी लिखती आ रही है, करती आ रही है। और उन्होंने भी साफ कहा है कि UN जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी था, 5 जो आदेश थे पहले, उसमें से 3 को इन्होंने तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जनसंहार का जो कन्वेंशन था उसको भी, जो जिनेवा कन्वेंशन था उसको भी ये नरसंहार कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। ये इटालियन लॉयर है, महिला है,
और काफी लड़ाकू इस मामले में काफी हिम्मत रखती हैं। इनको इस बात का डर नहीं है कि इनका भी असैसिनेशन किया जा सकता है, और इनकी बात को बड़े ध्यान से पूरे विश्व भर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बात हवा में नहीं होती है बल्कि जो जमीनी स्तर पे हो रही है इनको खबर भी होती है, और उसकी भी बातें करके उसका एनालिसिस करके बता रही हैं। और इसके कारण जहां तक इजराइल की बात है, खूब मिर्ची लगती है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इनका समर्थन हम करते हैं। जी। लेकिन इजराइल जो है वो पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है, उसके हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से चाइना ने आवाज उठाई है। सर, क्या लगता है अमेरिका पे कोई दबाव बनेगा? चाइना ने यह साफ कहा है, अमेरिका ने कहा था कि यह इसके ऊपर दबाव नहीं, यह एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, यह जो आपने एक बाध्य नहीं है। यूएन का जो मैंडेट आया है सिक्योरिटी काउंसिल का, चीन ने कहा है कि यह बाध्यता है, यह जरूरी है, यह मजबूरी है, इजराइल को मानना पड़ेगा। लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका तो खैर कोशिश ऊपर से ही कर रहा है, डिप्लोमेटिकली आर्म्स अम्युनिशन तो भेज ही रहा है, और हम देख चुके हैं कि आधा से अधिक आर्म्स अम्युनिशन उससे कर रहा है। इसके बगल वाले जो अरब कंट्रीज हैं वह भी इसको भेज रहे हैं, तेल और दूसरे पदार्थ सब भेज ही रहे हैं जो कि लड़ाई में सहायक हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की हालत, थोड़ा सा हिजबुल्लाह और जोर लगाए, थोड़ा सा ईरानी रेसिस्टेंस फोर्सेस और जोर लगाए, यह मुझे लगता है कि महीना भर के अंत तक में, अगले मतलब 1 महीने में, इजराइल की हार साफ नजर आने लग जाएगी, क्योंकि इनके पास अब फोर्सेस की कमी आ गई है। इनके अंदर में काफी जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। अंदर में केवल एंटी नेतान्याहू नहीं, जो प्रो नेतान्याहू जिनकी चर्चा हमने की थी, इनके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आने लग गए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर जंग कुछ और दिन चली तो गजा का तो जो है वो तो हो ही चुका है, लेकिन अब बर्बादी जो है वो इजराइल की होने वाली है। क्या नेतन्याहू इस यूएनएससी प्रस्ताव के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और अपना जुल्म जाती गाजा और तमाम जगह जंग फैलाने के तौर पर करता रहेगा? आने वाला वक्त बताएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।